औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री में आपको वेलकम है। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि 3rd यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4th यूनिट आपके साथ शुरू करेंगे और 4th यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला सारा काम आप मुकम्मल कर चुके होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक अपने काम मुकम्मल नहीं कर सके वो कोशिश करें कि हमारे साथ साथ चलें, क्योंकि पूरा मई का मंथ जो है आप लोगों के कोर्सेज जो है फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लीज़ बुक्स अपनी ओपन कीजिएगा। द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. All matter is made up of building unit atoms. These atoms combine to form molecules which appear in different states of matter around us. The forces responsible for binding the atoms together in a molecule are called chemical forces or chemical bond. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। The forces responsible for bonding the atoms together in a molecule are called chemical forces or chemical bonds. These bonding forces which keep the atoms together will be discussed in this unit. बेटा, हमारे आसपास हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हुई हैं, और सारा का सारा जो मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम। अब ये जो एटम हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये हम पहले यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 में भी हमने आपको बताया। अब हमारे पास जो भी मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में, गैसेस में, सॉलिड में, लिक्विड में या प्लाज्मा में हमारे अराउंड जो है वो मौजूद है पूरी कायनात के अंदर। ठीक है। अब जो मैंने आपको लाइन अंडरलाइन करवाई कि ये जो सारे के सारे एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं या बाइंड हुए हैं, तो इनको बाइंड करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए कुछ फोर्सेस हैं जो क्या हैं? जो रिस्पॉन्सिबल। अब वो जो फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन एटम्स को ज्वाइन करने के लिए, तो वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं? केमिकल बॉन्ड। दोबारा बताता हूँ बेटा, याद रखिएगा कि हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का वो एटम है, जिसको हम बहुत डिटेल से यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करके आए। बेटा, हमने आपसे ये कहा था कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनको कंबाइन के लिए कोई ना कोई, उनकी कॉम्बिनेशन के लिए कोई ना कोई एनर्जी या फोर्स होगी जो उनको आपस में कंबाइन कराएगी। अब वो फोर्स जो एटम्स को आपस में कंबाइन कराती है वो फोर्स क्या कहलाती है? केमिकल फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब यही फोर्सेस हैं, यही केमिकल बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस यूनिट में बहुत डिटेल से आपको सिखाएंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अरेज होता है, या पहला जो क्वेश्चन हमारे जहनों में आता है, वो ये आता है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? एटम्स को जरूरत क्यों पेश आती है कि वो केमिकल बॉन्ड्स बनाएं या एक दूसरे के साथ ज्वाइन हों, या फोर्सेस ज़रूरत पड़े उनको और वो फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इस लिहाज से कि बेटा, एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए, बल्कि एटम्स क्या, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो स्टेबल रहना चाहती है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका लेफ्ट बाजू और राइट बाजू, दोनों बाजू हैं ना, आपके लिम्स हैं। ठीक है। आपके एक बाजू का वजन ज्यादा हो जाए और दूसरे बाजू का वजन कम हो जाए, यानी आपका एक बाजू छोटा हो और एक बाजू बड़ा हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक बाजू जो है वो 4 फीट का है तो दूसरा बाजू आपका 3 फीट का हो जाए। सोचें जरा, खुदा ना वास्ता ऐसा हो। बेटा, जब हमारे पास इस तरह से हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस हो जाएगी और आप चल नहीं सकेंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आपकी बॉडी से ही देता हूं। आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए एक टांग पे खड़े हो जाए। आप कितनी देर खड़े हो सकते? 1 मिनट, 2 मिनट। एट द एंड यू में फॉल, आप गिर जाएंगे। अब क्या है कि आप जो गिर जाएंगे वो इस वजह से गिर जाएंगे कि आपकी बॉडी जो है वो एक टांग पे स्टेबल नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो स्टेबिलिटी के लिए आपको दोनों टांगे चाहिए। सही है भाई। अब इसी तरह से जो 4 लेग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि उनको 4 लेग्स जो हैं, उनके पूरे जो उनका वेट होता है, जो उनका मैस होता है, उसको वो क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। उसको वो क्या करते हैं? उसको जो है वो बैलेंस करते हैं।
और उस बैलेंसिंग में क्या होता है कि उनकी वो सारा का सारा जो वेट है उन चारों टांगों पर जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एटम्स जो हैं वो भी स्टेबल होने के लिए जो हैं वो बॉन्डिंग फोर्सेस जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब एटम्स की जो हैं वो स्टेबिलिटी क्या है? एटम्स की स्टेबिलिटी को समझना यहाँ जरूरी है। मैं आपको यूनिट नंबर 3 में वापस लेकर जाऊंगा। बेटा यूनिट नंबर 3 में हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको ये बताते थे कि इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको याद होगा? अगर आपको नहीं याद तो आप दोबारा वो लेक्चर सुने। बेटा हमारे पास किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल हैं वो ये बताते हैं कि कोई एटम कितना स्टेबल है। ठीक है। अब अगर किसी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है? उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल। एक्चुअली एटम्स चाहते क्या है, ये उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। बेटा हर एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आखिरी शेल वैलेंस शेल में होने चाहिए। उससे वो स्टेबल हो जाता है। अब हम यहाँ ये सीखते हैं कि 2 क्यों? हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनमें एक ही शेल है, तो उनमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो उनका शेल कंप्लीट हो जाता है। इससे अगले आने वाले हर एलिमेंट की ये कोशिश है कि उसके आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो शेल जो है बेसिकली उसमें जो वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो स्टेबिलिटी अटेन करना है ये मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल. Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases. ठीक है, एटम्स किस तरह से अटेन करते हैं स्टेबिलिटी? अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के बराबर या नोबल गैसेस जैसा करके। अब नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? नोबल गैसेस। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखी भी हुई है बुक में, NS2 NP6। ठीक है। Having 2 or 8 electrons in the valence shell is sign of stability. अब इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 2 होना या 8 होना ये क्या है? साइन ऑफ स्टेबिलिटी है। Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अटेन करना ये क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाता है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कंप्लीट करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shells. It means all the noble gases have their valence shells completely filled. अब वो नोबल गैसेस मैंने आपसे डिस्कस की थी यूनिट नंबर 3 में भी। नोबल गैसेस में हमारे पास सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वाली एक ही नोबल गैस है, दैट इज हीलियम। बाकी जितनी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब होता है कि उनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब ना उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और ना ही इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देने। अब जब उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेती, वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इसको समझ लें बहुत अच्छी तरह बात को कि कोई चीज, कोई एटम जो है, कोई एलिमेंट जो है वो क्यों लीस्ट रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, और कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नोबल गैसेस क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? इस वजह से क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और ये स्टेबल होती हैं, ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। Their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. इनके वैलेंस शेल में कोई खाली जगह नहीं होती जहां पे कोई नया इलेक्ट्रॉन आ सके। ठीक है बच्चों, Therefore noble gases do not gain, lose or share electrons. इसी वजह से नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ना शेयर करती हैं, और ना ही जो हैं वो गेन करती हैं ना लूज करती हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिव। ठीक है,
तो ये हमारे पास आंसर भी आ गया, क्वेश्चन आगे हमारा आ रहा है कि व्हाई नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव. The importance of the noble gas electronic configuration lies in the fact that all other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration. For this purpose, atoms combine with one another, which is called chemical bonding. In other words, atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electron configuration. नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनर्ट गैस नोबल गैस का दूसरा नाम. An atom can accommodate 8 electrons in its valence shell in 3 ways. कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के लिए 3 काम कर सकता है. ठीक है, दोबारा सुनिएगा, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए ये 3 काम कर सकता है. कौन कौन से? पहला कौन सा है? बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो क्या करे कि अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरे को दे दे. ये उस वक्त होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स 3 या 3 से लेस, यानी अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है. 1 इलेक्ट्रॉन की क्या एग्जांपल है? सोडियम. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब वैलेंस शेल में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसका जो शेल होता है वही खत्म हो जाता है, और जो पिछला शेल होता है उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 आ जाती है. ठीक है, दूसरी क्या तरीका है 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने का? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स. ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 1 ना. तो वो जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिलीज किया है. वो क्लोरीन अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या करेगी? क्लोरीन वो एक्सेप्ट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले. यानी पहला क्या तरीका बताया इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने का, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने का, कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करें? लूज कर. ठीक है, गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरों को दे दे. और सेकंड क्या है? बाय गेनिंग वैलेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले. जैसी एग्जांपल मैंने क्या बताई? क्लोरीन की. अब थर्ड जो है वो ये है कि अच्छा, ये जो गेनिंग है ये उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 या 7 हो. ठीक है, अब 3 तक वो हो गया था, यानी 3, 2 या 1 हो तो क्या करेंगे? लूज कर देंगे. और 5, 6, 7 हो तो गेन कर लेंगे. और 8 तो ऐसी बात है, वो नोबल गैसेस में 8 होते हैं, वो तो कम, उसका तो किस्सा ही खत्म. अब बात आ गई वो जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने वैलेंस शेल में. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही कम, ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं और ना ही कोई और दूसरा इनको 4 इलेक्ट्रॉन देगा. अब उसके लिए थर्ड केस आता है, एंड दैट इज बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स. ठीक है, यानी अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं. इट मींस एवरी एटम हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. ये नेचुरल टेंडेंसी है, कुदरती तौर पर हर एलिमेंट, हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. The atoms having less than 2 or 8 electrons in their valence shells are unstable. तो अनस्टेबिलिटी की निशानी क्या है? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अनस्टेबिलिटी की साइंस हैं, और कोई भी एटम जो है वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहता. Now the question arises, how can we identify the way an atom reacts? अब यहाँ पे हमारे जहनों में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि कोई एटम किस तरह से रिएक्ट करता है. ठीक है, द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर. हमने आपको बहुत डिटेल से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर्स समझाए थे. ठीक है, और उन ग्रुप्स नंबर्स के साथ साथ हमने आपको ये भी सिखाया था कि उन ग्रुप्स को हमने बेसिक वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के असाइन किए थे. याद है आपको? As we have studied in unit number 3, the group number is assigned on the basis of valence shell electrons. For example, group 1 has only 1 electron in its valence shell, and group 17 has 7 electron in its valence shell. Mode of reaction of an atom depends upon the number of valence shell electrons. It is discussed in the next sections. अगले सेक्शन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोई एटम किस तरह से जो है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा
और किस तरह से जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह कोई एटम जो है उसका वे जो है रिएक्ट करने का वे क्या है। और इसके लिए यूनिट नंबर 3 आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं यूनिट नंबर 3 जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपसे कहा था कि आने वाले यूनिट्स में आपका ये यूनिट इस्तेमाल होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से अब 4 यूनिट हम पढ़ रहे हैं, 4 यूनिट अब हमारा अगले यूनिट्स में इस्तेमाल होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं आगे यूज़ होंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पर ही ख़त्म करते हैं। इस इंट्रोडक्शन को आप बार-बार सुनें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से जो है वो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है? और किस तरह से जो है वो एटम्स जो हैं कोशिश करते हैं रिएक्शन की। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।